नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस। यानी कि अपन आज की क्लास में कुछ बेसिक चीजें देखेंगे जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सिलेबस को कवर करने के लिए जरूरी है। जैसे लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि हाउ टू कवर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में कवर करने वाला टॉपिक है। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो लगभग 8 के अराउंड ये क्वेश्चन आते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि 5+ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 5+ क्वेश्चन का वेटेज है, 7 से 10 पूछ लिए जाते हैं और इस क्वेश्चन को बड़े सिंपल वे में आप कवर कर सकते हैं और ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस जो कॉन्सेप्चुअल ट्रिक्स हैं या कॉन्सेप्ट है जो आपको बेसिक से पता होगा तो आप इजीली कर देंगे। तो आज अपन इसको इस वे में स्टार्ट करेंगे कि आपकी जो भी चीजें डाउटफुल होगी या जो भी की पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक अपन को जरूरत पड़ेगी उनको अपन एज ए पॉइंट लिखते चले जाएंगे, ताकि आप क्वेश्चन करो तो वहाँ पे कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आए। और आगे की अपनी सारी क्लासेज हैं वो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स एप्लीकेशन पे अवेलेबल रहेगी और जिसके कुछ ये फीचर आपको दिखाई दे रहे होंगे। और अगर अपन सिलेबस की बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, तो 7 से 10 क्वेश्चन जैसे मैंने बता दिया कि पूछ जाते हैं। आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप @exponential मैथमेटिक्स टेलीग्राम चैनल है या उसके सर्च बार में जाके MSc एंट्रेंस मैथ सर्च करते हैं तो वहाँ पे भी आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अब सिलेबस देखिए आप इसका। इसके सिलेबस में लिखा है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डिफरेंशिएबिलिटी एंड एनालिटिसिटी, कॉची रीमान इक्वेशन। तो आज का अपना टारगेट रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी, क्योंकि ये पढ़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए इसकी जरूरत है और इसकी यहाँ पे आगे बहुत जरूरत है। ये एनालिटिसिटी वाला टॉपिक है, ये आप बिना डिफरेंशिएबिलिटी के नहीं पढ़ सकते। तो अपन आज करेंगे कॉची रीमान इक्वेशन और अपना डिफरेंशिएबिलिटी। ये दोनों पॉइंट अगर आपको समझ, क्योंकि यहाँ से ये जो डिफरेंशिएबिलिटी एनालिटिसिटी कॉची रीमान इक्वेशन, यहाँ से 2 क्वेश्चन है वो 100% ऐसे मानो कि आप पूछे जाएंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए कुछ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो अपन ये नहीं कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पूरा पढ़ने बैठेंगे, अपन वो चीजें लिखेंगे जो बार बार काम आती है, जो टर्मिनोलॉजी आपको जरूरत पड़ती है। जैसे सपोज दैट आप कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पूरे कोर्स में बार बार 2-3 चीजों का यूज करोगे कि रीजन, रीजन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, ये बार बार आएगा। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन अ डोमेन, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन ऑन अ कनेक्टेड रीजन, कनेक्टेड डोमेन ऑन सेट एस। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको बार बार करेगी, इसका मतलब क्या होता है। तो अपन एक दो पेज में इन डेफिनेशंस को कवर कर लेंगे और उसके बाद अपना मेन टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉची रीमान इक्वेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला कि ओपन सेट क्या होता है। आपने रे एनालिसिस में पॉइंट सेट टोपोलॉजी में पढ़ा होगा। अगर नहीं भी पढ़ा है तो आपको एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स पे 10 वीडियो की एक पीडीएफ जो प्लेलिस्ट है उसमें सारी पॉइंट सेट टोपोलॉजी पढ़ी है। सेम वही पॉइंट सेट टोपोलॉजी यहाँ पे कि इस सेट विच कंसिस्ट एंटायरली ऑफ इंटीरियर पॉइंट इज सेड टू बी एन ओपन सेट। कि वो सेट ओपन सेट होगा जिसके सारे पॉइंट, मतलब क्या क्या बोलूं, उसका पूरा इंटीरियर इसके अंदर आ जाए या सारे पॉइंट उसके इंटीरियर पॉइंट हो जाए तो वो सेट क्या कहलाएगा, ओपन सेट कहलाएगा। सारे इंटीरियर पॉइंट इज सेड टू बी एन ओपन सेट फॉर एवरी जेड नॉट बिलोंग्स टू। जैसे मान लो कि कोई भी पॉइंट आपने लिया सेट का, तो इसका एक नेबरहुड मिल जाए जो इसके अंदर आ जाए, इसका मतलब ये पॉइंट का क्या बन जाएगा, इंटीरियर पॉइंट बन जाएगा। ऐसे बोल दो कि हर पॉइंट सेट का क्या हो जाए, इंटीरियर पॉइंट हो जाए, तो वो सेट क्या कहलाता है, ओपन सेट कहलाता है। ठीक है ना। फॉर एवरी जेड नॉट बिलोंग टू एस देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड एंड जेड नोट। ये क्या नेबरहुड को डिनोट कर रहा है, जेड नोट की। जैसे मानो अपन रियल लाइन पे पढ़ते कि ये पॉइंट पे कोई पॉइंट एक्स है और ये एक्स माइनस एप्सिलॉन से एक्स प्लस एप्सिलॉन, तो अपने कोई एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाना चाहिए कि ये वाला नेबरहुड है वो सेट के अंदर ही चला जाए, तो अपन बोल देंगे ये एक्स क्या है, इसका इंटीरियर पॉइंट है। और ऐसा अगर हर पॉइंट के लिए हो रहा है तो एस क्या बन जाएगा अपना, ओपन सेट फॉर एवरी जेड नोट। तो इसका मतलब हर पॉइंट के लिए ऐसा हो रहा है तो वो सेट क्या बनेगा, आपका ओपन सेट बनेगा। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे दिस इज ओपन डिस्क जेड मोड जेड लेस देन 1 का मतलब क्या है, सेंटर 0 0 रेडियस 1 है, तो ये कुछ इस प्रकार का आपको दिख रहा है ऐसा वाला। तो ये क्या है, ओपन सेट है। इसका हर पॉइंट, जैसे आप यहाँ से कोई पॉइंट चूज करोगे तो एक नेबरहुड ये वाला मिल जाएगा, यहाँ से कोई पॉइंट चूज करोगे तो नेबरहुड ये वाला मिल जाएगा, यहाँ से करोगे ये वाला नेबरहुड, तो ये वाला क्या है, इस सेट के अंदर कंटेन है, तो ये सेट कैसे है, ओपन सेट है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा, जेड इक्वल टू प्लस आइटा वाई क्या होता है, ओरिजन डिस्टेंस इनइक्वालिटी कैसे, z1 प्लस z2 मोड z1 प्लस z2 लेस देन मोड z1 प्लस मोड z2। तो इस टाइप की इनइक्वालिटी अपन नहीं पढ़ने वाले, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि बिकॉज ये सारी की सारी कहाँ से है, 11th-12th क्लास से। अगर आता भी है तो वो बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, बट सिलेबस में मेंशन भी नहीं है और इतना बेसिक आप लोगों को पता ही है, तो अपन वहां पे टाइम ना पढ़ के आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल बोलने का मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। वही बात है ना, जैसे z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, यहाँ पे x और y क्या है, रियल नंबर है। तो बोला ना कि द वेरिएबल विच अज्यूम द वैल्यू फ्रॉम अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा ही होता है, इज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और कॉम्प्लेक्स फंक्शन को अपन कैसे लिखते हैं, w इक्वल्स टू एफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई। और यहाँ पे u और y क्या है, u और v क्या है, ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। और आपको पता होगा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक प्लेन की जरूरत पड़ती है।
एक 2 डायमेंशनल प्लेन की जरूरत पड़ती है, अपन ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे कोई भी पॉइंट होता है वो XY प्लेन में कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो कोऑर्डिनेट को डिनोट करता है, और इसकी डिस्टेंस ऑफ मोड जेड वो क्या होती है, और मोड जेड ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो ये सब बेसिक बातें थी। तो W इक्वल टू एफ जेड क्या होता है, यू प्लस आइटा, दिस इज द कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। और अपन ने ओपन सेट की डेफिनेशन देखी। अब इसी के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं कि बाउंडेड सेट क्या होता है। A set S is bounded set if there exist positive real number k such that mod z less than k for all z belongs to S। और अपन रियल में क्या पढ़ते थे कि कोई सेट एस बाउंडेड तब कहलाएगा जब अपन को अपर बाउंड मिले, एक लोअर बाउंड मिले, कि पूरे नंबर उन दो बाउंड के बीच में लाई कर दें, तो वो सेट क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, अपर बाउंड और लोअर बाउंड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो Z1 लेस देन Z2, Z1 ग्रेटर देन Z2, ऐसा तो पॉसिबल होता नहीं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वालिटी का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अपन ने क्या ले लिया, इस सेट S इज बाउंडेड सेट if there exists positive real number, एक पॉजिटिव नंबर k मिलना चाहिए सच दैट कि मोड z लेस देन k फॉर ऑल z बिलोंग टू S, यानी कि सेट S का हर मेंबर उसका मोड है वो k से छोटा हो जाएगा, तो S अपने क्या बन जाएगा, बाउंडेड सेट बन जाएगा। जैसे आइटा, आइटा बाई 2, आइटा बाई 3, तो इसमें सारे नंबर क्या है, जैसे बोल सकता हूँ कि मोड z लेस देन 2 फॉर ऑल z बिलोंग टू S, ये सारे नंबर 2 से छोटे हैं, आइटा, आइटा बाई 2, आइटा बाई 3, आइटा बाई 4, जो भी इसके अंदर मतलब सारे सेट ऐसे ऐसे मेंबर लिखे हुए हैं जो क्या है 2 से छोटे, जिनका मोड है वो 2 से छोटा है, तो ये सेट कैसा हो गया, बाउंडेड सेट हो गया। ठीक है। अब अपन एक बोलजाना वाइसनेस थ्योरम पढ़ी होती है, ठीक है, वो बोलजाना वाइसनेस थ्योरम क्या बोलती है, वो से बोलते हैं कि एवरी देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन लिमिट पॉइंट ऑफ एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट इन द कॉम्प्लेक्स। तो ये सेम बात है, अपन रियल लाइन में भी पढ़ा था और यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं कि एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट हैज लिमिट पॉइंट। तो यहाँ पे भी बोलती है कि देयर एग्जिस्ट वन लिमिट पॉइंट ऑफ एवरी बाउंडेड इनफाइनाइट सेट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन। कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एज ए नोटिस आपको मैंने, क्योंकि यहाँ पे बाउंडेड सेट की बात आ रही थी, उसके पहले ओपन की आ रही थी, उसको भी अपने लिख दिया। अब बात करते हैं कनेक्टेड सेट। तो अपने सिलेबस की डेफिनेशन है ये वाली, क्योंकि यहाँ से अपन किसको डिफाइन करेंगे, डोमेन को। ठीक है, कनेक्टेड सेट, एन ओपन सेट एस इज सेट टू बी कनेक्टेड सेट। पहली बात तो सेट एस कैसा होना चाहिए, ओपन सेट, इसलिए अपन ने इसको पहले ओपन की डेफिनेशन देखी थी। इज सेट टू बी कनेक्टेड सेट इफ एनी टू पॉइंट of it can be joined by such a path of segment whose all the point are in the set S। वही बात है, कनेक्ट होना चाहिए, इसमें कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। मतलब आपने कोई सेट ऐसा लिया, एक पॉइंट यहाँ से लिया, एक यहाँ से लिया, आप इनको दो को जोड़ने के लिए कोई सेगमेंट बनाया आपने, ये ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, और वो कंप्लीटली सेट एस के अंदर अगर लाई कर रहा है, तो वो सेट एस कैसा होगा, कनेक्टेड होगा। आप ऐसे घूमते फिरते ऐसे करते हुए आए, बट आप जैसे भी पाथ लेके आए वो पूरा पूरा एस के अंदर कंटेन है, तो एस कैसा हो जाएगा, आपका कनेक्टेड सेट हो जाएगा। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है। और अनदर वे में ऐसा लिख सकते हैं कि देयर इज ए डिकम्पोजिशन और एक सेपरेशन मिलना चाहिए, कि आपको दो ओपन सेट ए और बी मिलने चाहिए, कि आप उन दोनों का यूनियन करो तो आपको पूरा सेट एस मिल जाए, और उनका अगर इंटरसेक्शन लो तो क्या है, फाई आए। तो देयर इज ए सेपरेशन बिटवीन, देयर इज ए सेपरेशन ऑफ एस such that A union B equal to S and A intersection B equal to phi where A and B are open set। अगर ऐसा S के लिए आपके दो सेट A और B मिल पा रहे हैं, तो अपन क्या बोलेंगे कि वो सेट कैसा है, कनेक्टेड सेट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ रही है कि कनेक्टेड बोलने का मतलब कि कोई भी दो पाथ लो तो उसके अंदर आपको ऐसा होना चाहिए कि पाथ है, तो अपन ऐसे बोले कि सॉरी, मेरे बोलने का मतलब है कि ऐसे दो सेट A और B अपन को नहीं मिलना चाहिए। वी कांट फाइंड टू सेट A एंड B, क्योंकि अपन ने ऐसा बोला कि सेट कनेक्टेड तभी कहलाएगा जब आप इसके दो, कोई भी दो पॉइंट लो, उनको जोड़ो, एक पाथ बनाओ, वो पाथ वापस से पूरा पूरा सेट एस के अंदर लाई करना चाहिए, तो वो कनेक्टेड हो जाएगा। और यहाँ पे आपने क्या करा, इसको इस प्रकार से ब्रेक डाउन नहीं कर पा रहे हो कि दो सेट एस के ए और बी ओपन सब सेट ऐसे नहीं मिलने चाहिए कि ए यूनियन बी करने पे तो एस आ जाए और ए इंटरसेक्शन बी करने पे फाई आ जाए। तो ये अपन को क्या मिल जाएगा, एक सेपरेशन, यानी इन्होंने सेपरेट कर दिया, जबकि सेपरेट नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर नहीं मिल पाता है तो सेट क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ऐसा मिल पाता है तो सेट कनेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, इतनी बात आप समझ में आ रही है। सॉरी, तो ये बात होगी कनेक्टिव। एग्जांपल देखेंगे तो समझ आ जाएगा कनेक्टेड सेट बोलने का मतलब वही है कि कनेक्टिविटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तो वो अपना कनेक्टेड हो गया, और ऐसा एक सेपरेशन या डिकम्पोजिशन नहीं मिलना चाहिए। इन दिस कंडीशन सेट एस विल बी कनेक्टेड सेट। जैसे सपोज एक लाइन सेगमेंट है, जैसे जेड मोड जेड लेस, ये क्या है, एक क्लोज सर्कल है। अब ये पूरा पूरा इसमें कोई भी दो पॉइंट लो, आप इसको मिलाओ, ऐसे मिलाओ, ऐसे मिलाओ, इधर से लेके आप ऐसे घूमते फिरते अंदर से कैसे भी जाओ, पूरा पूरा इसके अंदर लाई करो तो सेट कैसा है, कनेक्टेड सेट है। ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट और इंटरवल ये भी क्या होता है, कनेक्टेड होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन या जो इंटरवल इस प्रकार से नोट करते हैं कि अगर Z1 और Z2 दो पॉइंट, एक Z1 यहाँ पे, एक Z2 यहाँ पे, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका लाइन ऐसा होगा, Z सच दैट Z इक्वल Z1 प्लस T इंटू Z2 माइनस Z1, और फिर 0 लेस देन इक्वल टू T लेस देन इक्वल टू 1।
इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब जैसे आप t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो z इक्वल टू z1 आ जाएगा, t इक्वल टू 1 पुट करोगे तो z2 आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक लाइन सेगमेंट बन गया। इसको अपन इंटरवल भी बोल सकते हैं, जो कि कैसा है, कनेक्टेड है। ठीक है, अब देखो इसमें अपन कोई भी दो ऐसे सेट नहीं बना पा रहे कि उनका यूनियन करने पे तो पूरा आ जाए और इंटरसेक्शन करने पे वो क्या आ जाए, फाई आ जाए। तो अगर ए यूनियन बी करो कि फाई आ जाए, और ए इंटरसेक्शन सॉरी एस आ जाए और ए इंटरसेक्शन बी करने पे फाई आए, ऐसा अपन को नहीं मिलता। अगर ऐसा मिल जाता तो सेट क्या हो जाता, अपना डिसकनेक्टेड हो जाता या कनेक्टेड नहीं होता। बट कनेक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड है कि जो भी पाथ लो उसके अंदर लाई करे, और ऐसा सेपरेशन अपने को नहीं मिलना चाहिए। कनेक्टेड की बात होगी, ओपन की बात होगी, और सारी बात होगी। अब अपन बात करते हैं डोमेन, रीजन और ओपन डोमेन, जो कि बार बार आएगा। डोमेन, रीजन, ओपन डोमेन बोलने का क्या मतलब है। इन नॉन एम्प्टी ओपन कनेक्टेड सेट, पहली बात तो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज कॉल्ड ओपन डोमेन और रीजन। इसी को अपन क्या बोलते हैं, या तो ओपन डोमेन बोलेंगे, रीजन बोलेंगे, इसको अपन डी से डिनोट करते हैं। आगे जब अपन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे अपन बोलेंगे सिंपली कनेक्टेड डोमेन। सिंपली कनेक्टेड डोमेन का क्या मतलब होता है, वो सब डेफिनेशन अपन वहां पे देख लेंगे। पर अभी तक आपको सिर्फ इतनी बात पता होनी चाहिए कि रीजन क्या होता है, या मैं बोलूं ओपन डोमेन क्या होता है, या डोमेन क्या होता है। तो ओपन सेट होना चाहिए, कनेक्टेड सेट होना चाहिए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रीजन या ओपन डोमेन बोलते हैं। तो ये पीछे की ये बेसिक की बातें थी, 1 मिनट में आपको उसको रीड डाउन करना था कि भाई हाँ इसका मतलब क्या होता है। जैसे कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करते हैं, जेड इक्वल जेड, इसको आपको पता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, आइटा जेड है, एफ जेड इक्वल टू जेड की पावर 1/2, ये सारे क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन के एग्जांपल है। और अगर लॉगरिथम की बात करें तो डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू लॉग जेड लिखते हैं। तो इसकी जो जनरल वैल्यू अपन इसे लिखते हैं लॉग जेड इक्वल टू ln mod जेड प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट जेड प्लस 2n पाई। और यहाँ पे ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखा है ये क्या है, जनरल वैल्यू है। और अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हो तो ln mod जेड प्लस आइटा आर्ग्यूमेंट जेड, ये क्या प्रिंसिपल वैल्यू, और यहाँ पे ये कैसा आएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट आएगा, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। इसमें यहाँ पे जनरल में अपन प्लस 2n पाई कर देते हैं, और यहाँ पे 2n पाई नहीं है लिखते हैं। और प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं थीटा की, आर्ग्यूमेंट थीटा लेते हैं तो अपन लिखते हैं माइनस का पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू पाई, जब अपन प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ये तो अपन प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते हैं। और ये जनरल वैल्यू किसी लॉगरिथम फंक्शन की अपन ऐसे लिखते हैं, और ये प्रिंसिपल वैल्यू लिखते हैं। बट यहाँ से भी क्वेश्चन आने की कोई मतलब नहीं है। ये तो पीछे अब तक जो भी देखा ये बेसिक डेफिनेशन थी, या आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे ऐसे ऑकवर्ड नहीं लगे कि अरे क्या पढ़ लिया, बस थोड़ा आइडिया होना चाहिए था। अब अपन आगे बात करते हैं अपना मेन टॉपिक जो सिलेबस में लिखा है, एनालिटिसिटी, जिसके लिए अपन को जरूरत पड़ेगी डिफरेंशियल फंक्शन की। इसके पहले जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल कॉम्प्लेक्स फंक्शन पीछे की कहानी थी वो एज ए पढ़ लेना एक बार, याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से आगे याद रहना चाहिए, और यहाँ से आगे समझ भी आना चाहिए, और यहाँ से आगे आपको क्वेश्चन करने का पता भी चलना चाहिए कि भाई कैसे कर रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। अब देखो, लेट एफ बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन ऑन ए डोमेन। देखो अब इस डोमेन के लिए अपन ने पीछे की पूरी कहानी करी थी कि आपको समझ आए, क्योंकि अब यहाँ पे डोमेन आता था, आप सोचते डोमेन क्या होता है। अब आपके दिमाग में रहेगा डोमेन बोलने का मतलब एक सेट ऐसा है जो ओपन है, कनेक्टेड है, जिसको डी से डिनोट करते हैं बस। लेट एफ बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइन ऑन डोमेन डी। अब वही बात है, कोई फंक्शन होगा वो डोमेन से डिफाइन होगा ना। एक सब्जेक्ट ऑफ सी से सी पे डिफाइन कर दिया इसने, और यहाँ पे इसने ए को डी बोल दिया। तो फंक्शन एफ इज डिफाइन ऑन डोमेन डी एंड जेड नॉट बिलोंग टू डी, देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट। ठीक है, तब अपन बोलेंगे कि फंक्शन एफ कैसा है, डिफरेंशिएबल है एट जेड नॉट। अब एक चीज और ध्यान रखना कि जो डिफरेंशिएबिलिटी है ना वो पॉइंट बेस्ड प्रॉपर्टी है। आगे अपन एनालिटिसिटी की बात करेंगे, वो क्या आती है, ये मतलब डोमेन बेस्ड प्रॉपर्टी है, और ये सिर्फ पॉइंट पे बात करते हैं। डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है तो अपन किसी पॉइंट पे डिफाइन करते हैं ना डिफरेंशिएबिलिटी। तो एफ डिफाइन ऑन डोमेन डी इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट जेड नॉट इफ लिमिट z टेंड्स टू z नॉट एफ जेड माइनस एफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, और लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ जेड नॉट प्लस h माइनस एफ जेड नॉट अपॉन h एग्जिस्ट। इसको बोल सकता हूँ कि एग्जिस्ट फाइनाइटली, और इसको अपन डिनोट करते हैं एफ डैश जेड नॉट से फाइनाइटली। और इसको अपन यूनिकली भी बोल सकते हैं कि यूनिक होनी चाहिए एग्जिस्ट। जैसे वही बात है, अगर आपने एफ डैश एक्स निकाला तो अपन क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ गया, जेड आ गया। वो रियल वेरिएबल था, ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। तो इसको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल तो अपने को इसका लिखना पड़ेगा, ये भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा, वो अपने रियल फॉर्म में लिखा। तो कोई फंक्शन एफ है वो किसी डोमेन डी में किसी पॉइंट जेड नोट पे डिफरेंशिएबल होगा अगर ये वाली लिमिट कैसे एग्जिस्ट करे, फाइनाइट। ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइट, एक ही बात है। और इसको और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखे तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि जैसे अपन बोलते हैं ना एक्स और एक्स प्लस एच, तो यहाँ पे जेड प्लस डेल्टा जेड, वहाँ पे माइनर चेंज होता है, यहाँ पे डेल्टा जेड कर दिया। तो लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नोट अपॉन डेल्टा जेड एग्जिस्ट यूनिकली और डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। यानी कि अगर आप डेल्टा जेड
भाई अब देखो पहली बात ही सोचो, वहां पे तो अपन सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस की बात करते थे कि h टेंड्स टू 0 होना चाहिए इधर से और इधर से। अब बात कर रहे हैं अपन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की, तो प्लेन में तो ये पूरा कहीं से भी आ सकता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स मैंने बोला ना कि जेड है वो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में डिनोट करता है, तो डेल्टा जेड लिखना पड़ेगा। अब हो सकता है डेल्टा जेड टेंस टू 0 इधर से आए, डेल्टा जेड टेंस 0 इधर से आए, इधर से आए, इधर से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, जिसका मन करे वहां से आए, इधर से भी आ सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो लिमिट है इन सब पाथ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, एग्जिस्ट यूनिकली और डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब यही हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो ये क्या बोलेगा, अपन इसको बोलेंगे एफ डेश जेड नोट एफ इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जेड नोट। तो ये तो क्या बेसिक डेफिनेशन है, आपको पता होनी चाहिए। बट अपन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने, तो अपन हर बार ऐसा नहीं करेंगे कि जेड नोट प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड नोट लिखें, तो इसकी कुछ ट्रिक्स है, कुछ के कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, तो आपके लिए सारा काम क्या हो जाएगा, इजी बन जाएगा, पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तो अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को पढ़ रहे हैं कि की पॉइंट के अकॉर्डिंग या नोट मेकिंग पैटर्न पे करेंगे। अभी आपको टाइम लग रहा है पर एग्जाम में टाइम नहीं लगना चाहिए, बस यही अपना फंडा है। मैं तो एग्जिस्ट यूनिकली और डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और ये वाली पॉइंट आपको बातें पता होनी चाहिए, पीछे वाली रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। Algebra of complex differential function is same as that of real differential function। वही बात, आपने f प्लस माइनस जी का डेरिवेटिव करा है, f अपॉन जी का करा है जब g नॉट इक्वल टू 0 होता है, f इंटू जी का भी करा है आपने, k इंटू एफ का भी करा है, तो सेम ऐसा ही यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिफरेंशिएबल कर सकते हो। वो कभी नहीं पूछेगा एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3z है, इसका डिफरेंशिएशन बताओ, बिल्कुल नहीं पूछेगा। सॉरी। अब देखो, अब ये तो बात आ गई कि अपन ने डिफरेंशियल फंक्शन की बात कर ली। नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन, कोई कंडीशन नेसेसरी बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और वो अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सीआर इक्वेशन या कॉची-रीमान इक्वेशन, कि नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशियल फंक्शन। मतलब एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आईटा वी एक्स वाई। अपन ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स फंक्शन इस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पे यू और वी, इसको डब्ल्यू भी बोल देते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड। और यू और वी कैसे होते हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। बी डिफरेंशिएबल एट जेड, वो डिफरेंशिएबल होता है, अपन ऐसा बोलेंगे कि एच टेंड्स टू 0 एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच इक्वल टू एफ डैश जेड एग्जिस्ट, फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। अब नेसेसरी कंडीशन है, यहीं से अपन को एक कंडीशन आगे निकल के मिलती है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। आप एफ जेड की जगह यू एक्स प्लस यू एक्स वाई वी एक्स वाई पुट करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे, वो प्रूफ होता है। मैं प्रूफ आपको नहीं बताने वाला क्योंकि प्रूफ में अपना टाइम जाएगा। वो प्रूफ ऐसे निकल के आएगा, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, इसको बोल सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी बाई डेल वाई, और वी एक्स इक्वल्स टू माइनस का यू वाई, डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल्स टू माइनस का डेल यू बाई डेल वाई, इसको अपन बोलते हैं सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई। तो कोई फंक्शन एफ जेड है वो डिफरेंशिएबल होगा, उसके लिए नेसेसरी कंडीशन ये है कि सेटिस्फाई सीआर इक्वेशन, वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स टाइप का कोई फंक्शन है, तो उसमें यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होना चाहिए और यू वाई इक्वल्स टू माइनस का वी एक्स होना चाहिए। तब अपन बोलेंगे कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पर कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करना डज नॉट गारंटेड दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, बट फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यही क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। नेसेसरी बोलने का मतलब ये है कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट अगर कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इट डजंट मीन दैट कि वो डिफरेंशिएबल होगा। इसका एक एग्जांपल करेंगे तो आपको पता चलेगा। अब अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो, सपोज दैट एफ जेड इक्वल टू यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स वाई, वो इस फॉर्म में नहीं हो, जैसे एफ जेड इक्वल्स टू जेड बार हो, जेड जेड बार हो, मोड जेड स्क्वायर हो, तो ये तो ऐसी फॉर्म नहीं है ना, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। तो इस केस में सी आर इक्वल अपन लिखते हैं डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0 गिव्स पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार को अगर अपन 0 करते हैं तो वो अपन को क्या देता है, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। यानी कि अगर आपके पास एफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आइटा वी टाइप का है, तो आप चेक करो यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई, वी एक्स इक्वल्स टू माइनस का वी वाई। अगर वो कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करता है तो अपन को आगे बढ़ना पड़ेगा, इसी चैप्टर में काम नहीं होगा। अगर वो कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो आप बोल दोगे एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि अगर वो डिफरेंशिएबल होता तो उसको कॉची-रीमान को सेटिस्फाई करना पड़ता, पर वो कॉची-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस वजह से वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और अगर आपका एफ जेड है वो जेड की फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता, तो आप चेक करते हैं डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू 0,
ये जीरो करने पे आपको क्या पॉइंट मिल रहे हैं, तो वो अपन को देते हैं कि पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल हो सकता है। और अगर ये जीरो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो, इसी को अपन सोल्व आउट, ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये तो क्या है आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। और यहाँ पे अगर यू एफ जेड इक्वल्स टू सपोज दैट यू एक्स वाई प्लस आईटा वी एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये इस फॉर्म के लिए है कि यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस का एक्स, ये सेटिस्फाई होता है तो सी आर इक्वल सेटिस्फाई होती है। अब जैसे मान लो एफ जेड इक्वल टू जेड बार है, तो अब अपन आप क्या करोगे, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से तो आ रहा है वन, क्योंकि ये जेड बार के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो वन इक्वल टू जीरो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वी कैन से दैट एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज nowhere differentiable, nowhere differentiable। क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ, अब उनको पता है डेल एफ अपॉन डेल जेड बार को जीरो करोगे तो वो अपन को देगा गिव्स पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अब ये जीरो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो आना चाहिए, तो वो जीरो आ नहीं रहा, तो ये सी आर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सीआर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो फंक्शन कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दैट्स व्हाई एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। तो इतनी बात समझ में आ गई कि सीआर इक्वेशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं। तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी वो देख लेते हैं। डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट, इसका मतलब क्या होगा, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। यही तो कंक्लूजन निकला अपने कि डिफरेंशिएबल होता है तो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अगर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब इसके लिए एग्जांपल देखो, एफ जेड इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड नॉट इक्वल टू जीरो है, और ये जीरो है कभी जब जेड इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये फंक्शन आपको कैसा दिख रहा है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल नहीं दिख रहा क्या, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता जेड नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब एक्स कोमा वाई नॉट इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो मतलब एक्स वाई इक्वल टू जीरो जीरो। वही बात मैंने आपको ऐसे बता दी, कॉम्प्लेक्स प्लेन में जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई, ये वो पॉइंट को डिनोट करता है। अब जेड जीरो का मतलब एक्स और वाई दोनों जीरो होंगे, तो ये जीरो हो गए, तो ये कैसा है, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। और आपको पता हुआ कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, अपन बोलते हैं कि एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ लिमिट x टेंड्स टू a, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाए, f आ जाए, तो अपन बोलते हैं फंक्शन कैसा है, x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे अपन देखते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं जीरो पे, तो अपन चेक कर लेंगे कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू जीरो, एफ एक्स वाई बोल दो या एफ जेड बोल दो, एक ही बात है। अब y इक्वल टू एम एक्स पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ऊपर तो बनेगा एम एक्स स्क्वायर, नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर। यहाँ से लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू जीरो, तो अपन बोलते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स वाले पाथ के अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं, और लिमिट x टेंड्स टू जीरो जा रही है, तो ये क्या बनेगा m अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर। तो ये जो लिमिट है वो पाथ पे डिपेंड कर रही है, यानी कि m पे डिपेंड कर रही है, m पे डिपेंड कर रही है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही जीरो पे, या फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है। तो वी कैन से दैट एफ जेड इज नॉट कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जीरो। तो ये जेड इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूस नहीं है, दिस इंप्लाइज एफ जेड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो। जब भाई कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कैसे हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएबल बड़ी प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूस होता है, फिर कंटिन्यूस नहीं होता तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन कैसा नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अपन इसको फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल की तरह देख लिया, वाई इक्वल टू एम एक्स, और अपन थोड़ी देर पहले भी देखा था कि लिमिट जेड टेंड्स टू जीरो एफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच है, वो लिमिट क्या होनी चाहिए, पाथ पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जबकि ये वाली लिमिट तो क्या आ रही है, एम अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर आ रही है, पाथ पे डिपेंड कर रही है, इसकी कंटिन्यूटी भी फेल हो रही है, तो अपन डिफरेंशिएबिलिटी की तो बात ही नहीं कर सकते। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल टू जीरो। अब अपन चेक करेंगे कि सीआर इक्वेशन, क्योंकि अपना एग्जांपल इसका दे रहे हैं ना कि डिफरेंशिएबल होता है तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, बट सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब ये नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा। अब अपन इसको ये दिखा देंगे कि ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बट ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब देखो, अब आपको दे रखा है एफ जेड इक्वल्स टू, इसको ऐसे समझो यू प्लस आइटा वी विच इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, प्लस इसको मैं आइटा इंटू जीरो बोल सकता हूँ, तो मेरे को क्या पता चल गया, u की वैल्यू तो आ गई एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब अपन क्वेश्चन रीमान इक्वेशन अपने क्या होता है,
यू एक्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, वी वाई आना चाहिए, यू वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, माइनस का वी एक्स आना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखो, अब निकालो पहले बात, तो अपना यू एक्स वाई ये रहा, अब मैं निकालता हूँ डेल यू बाई डेल एक्स। तो यू एक्स एट जीरो जीरो पे चेक करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यू ऑफ एच कोमा जीरो माइनस का यू ऑफ जीरो जीरो अपॉन एच। अब यू एच कोमा जीरो करोगे तो जीरो माइनस जीरो अपॉन एच, सब कुछ जीरो आ गया यहाँ से। और अपन बात करते हैं, यू एक्स आ गया और v तो जीरो ही है, तो वी वाई जीरो है, यू एक्स जीरो, इसका मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि यू एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, वी वाई तो आ गया। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई। अब यू वाई निकालते हैं अपन, तो डेल यू बाई डेल वाई विच इज इक्वल्स टू यू वाई विच इज इक्वल्स टू, मैं तो बोल सकता हूँ कि यू वाई एट जीरो जीरो विच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यू जीरो कोमा एच माइनस का यू जीरो जीरो अपॉन एच। यू जीरो एच माइनस यू जीरो जीरो, अब यू जीरो एच करेंगे तो क्या आएगा, जीरो माइनस का जीरो अपॉन एच इक्वल टू जीरो। अपन ऐसे बोल सकते हैं कि वी यू वाई भी जीरो आ रहा है और आपको पता होगा कि आपके पास v ही जीरो जीरो है, तो वी एक्स भी जीरो, वी वाई भी जीरो। दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस का वी एक्स, क्योंकि सब की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, जीरो। दिस इंप्लाइज एफ जेड सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन, सी आर इक्वेशन। तो जो गिवन फंक्शन एफ जेड है वो क्या कर रहा है, कोसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि अपन ने देख लिया कि वो कोसी रीमान इक्वेशन को तो सेटिस्फाई कर रहा है और कैसा नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि वो फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये फंक्शन सी आर इक्वेशन को कैसे सेटिस्फाई कर रहा है और कंटिन्यूअस क्यों नहीं है। अपने इसको एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आईटा वी की फॉर्म में लिख लिया और अपने देख लिया कि कैसे सेटिस्फाई कर रहा है और कैसे नहीं कर रहा है। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये वाली फंक्शन की बात है। फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में और देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि ये वाली डेफिनेशन आपने अप्लाई कैसे करी, क्योंकि अपन ने यू एक्स जीरो जीरो इसी प्रकार से तो निकालेंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। अब एक्स प्लस एच करो तो एक्स की वैल्यू तो जीरो है, तो एफ एच ही बन गया, और ये डबल वेरिएबल का है तो साथ में एक वाला वेरिएबल और भी चल रहा है। तो जो गिवन फंक्शन है वो क्या है, कोसी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अपने पास इस नोट का अपने को एग्जांपल मिल गया कि डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जेड, सी आर सेटिस्फाइड, बट सी आर सेटिस्फाइड एट जेड डजंट मीन दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अब अपन ने सी आर इक्वेशन का सिर्फ इतना यूज देखा है, सी आर इक्वेशन से अपन को यही बात पता चला है कि सी आर इक्वेशन से अपन ये बता सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड है वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बट अगर वो सी आर डिफरेंशिएबल होगा तो उसको सी आर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। बट अगर कोई फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। उसका एग्जाम्पल अपन को मिल गया, हो भी सकता है और नहीं भी। तो अब बात करेंगे कि सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। ऐसी क्या कंडीशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए। ऐसा बोल सकते हैं कि नॉट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, नॉट डिफरेंशिएबल, ये बात आपने देख ली। तो अब सफिशिएंट कंडीशन क्या है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबल फंक्शन कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट इन सब नेबरहुड ऑफ एट जेड नोट, यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई आर कंटिन्यूअस एट जेड नोट और सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई भी होनी चाहिए। तो यू एक्स वी वाई वी एक्स ये सारे सारे क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस होने चाहिए जेड नोट पे, जिस भी पॉइंट पे आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हो। अब लास्ट वाले एग्जांपल में अगर अपन वापस चले तो अपन ये देखेंगे, अपन को ये कंक्लूजन निकल के मिलता है कि एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो ये देखो एट जेड नोट जीरो जीरो पे फंक्शन क्या नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन फेल हो रही। तो अभी तो अपन ने बोला था कि इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, यानी कि कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है। तो तभी इसने देखो सफिशिएंट कंडीशन में ये बता दिया सफिशिएंट कंडीशन में बताया कि अगर कोई फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई टाइप का है तो वो फंक्शन उसके पार्शियल डेरिवेटिव यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई एग्जिस्ट भी करनी चाहिए सब नेबरहुड में, और ये सारे सारे क्या होने चाहिए, कंटिन्यूअस भी होने चाहिए, और साथ में सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तब जाके अपन बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, एफ जेड इज डिफरेंशिएबल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सॉरी। तो फंक्शन कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। अब देखो एफ इज डिफरेंशिएबल एट जेड, तो अपन बोलेंगे एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी है। तो मैं क्या करता हूँ, एफ डेस जेड लिख देता हूँ, या ऐसे बोल सकते हैं कि एफ जेड अपना क्या था, यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई टाइप का था। तो एफ डेस जेड लिखेंगे तो मैं इसको मैंने क्या करा, सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया इसका।
तो यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स। अब आपको पता है फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो सी आर इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना भैया। तो सी आर को सेटिस्फाई करेगा तो अपन क्या कर सकते हैं, अब ये देखो यहाँ पे यू एक्स आ रहे हैं, यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि इसको यू की फॉर्म में लिखे, तो यू एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, यू एक्स की जगह पुट कर दोगे वी वाई, और वी एक्स की जगह माइनस का यू वाई। तो ये आ गया। आप चाह रहे हो कि वी की फॉर्म में लिखें, तो एफ डेल जेड को आप क्या कर सकते हो, यू एक्स इक्वल टू क्या होता है वी वाई प्लस आइटा वी एक्स, और आप चाहते हो कि यू की फॉर्म में, तो यू एक्स और वी एक्स इक्वल टू माइनस का यू वाई, वी एक्स इक्वल टू माइनस का यू वाई, तो माइनस का आइटा यू वाई। तो इतनी बात समझ गए। ये सब क्या लिखा है अपन ने, एफ जेड इक्वल टू यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई था, इसी को अपन ने क्या करा, डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू एक्स प्लस आइटा वी एक्स। अब अपन ने कॉची रीमान इक्वेशन का यूज कर लिया, यू एक्स की जगह आप यूज कर सकते हो वी वाई, वी एक्स की जगह आप यूज कर सकते हो माइनस का यू वाई, तो ये फॉर्म आ गई। अब आप यू एक्स की जगह पुट कर सकते हो वी वाई, और वी को एज इट इज रख दिया, तो ये दोनों जो एफ डेज जेड है वो वी की टर्म में आ गया। जब आपको वी पता हो तो आपका काम हो जाएगा। अब आपको मान लो एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आइटा वी, सिर्फ वी पता है तो आप एफ डेज का डेरिवेटिव लिख सकते हो। अब आप जा रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ यू की फॉर्म में लिखें, तो यू एक्स एज इट इज, वी एक्स की जगह आपने माइनस का यू वाई कर दिया, तो ये दोनों चीजें आ गई। तो ये क्या फंक्शन है, एफ डेज जेड का डेरिवेटिव इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब एफ कैसा हो, डिफरेंशिएबल हो। तो अगर एफ जेड को तभी अपन आगे से पढ़ेंगे कि यू प्लस आइटा वी, कि आपको एफ जेड में से कोई एक फंक्शन यू या वी में से कोई एक ही गिवन है, और आप इसका एफ डेज जेड निकालो, तो आप उसका एफ डेज जेड निकाल सकते हो जेड की फॉर्म में। यहाँ पे अपन ने यू और वी की फॉर्म में निकाला है, आगे अपन पढ़ेंगे जब एनालिटिसिटी पढ़ लेंगे तो एफ जेड की फॉर्म में भी अपन एफ डेज जेड निकाल सकते हैं, जब आपको सिर्फ और यू और वी में से कोई एक ही फंक्शन गिवन हो, तो उस केस में अपन इस चीज का यूज करेंगे। अब थोड़ी सी अलग टाइप की बात करते हैं कि पोलर फॉर्म में सीआर इक्वेशन कैसे निकालते हैं। तो अभी तक अपन ने दो चीजें पढ़ी है, सीआर इक्वेशन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्म थी, और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म पढ़ी थी अपन ने, डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो गिव्स पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। अपन इसका एग्जांपल देखा था एफ जेड इक्वल टू जेड बार, जो कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार करने पे क्या आ रहा है, वन आ रहा है, जो कि कॉची रीमान को सेटिस्फाई नहीं करता, तो अपने बोला कि ये फंक्शन कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसको अपन और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है, तो उसके पहले अपन एक बार पोलर फॉर्म की बात कर लेते हैं। अभी तक तो पूछा हुआ नहीं है पोलर फॉर्म में, पर क्या पता पूछ ले। तो अब पोलर फॉर्म आपको पता है कि यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई था, और एफ जेड को आप यू आर थीटा प्लस आइटा वी आर थीटा भी लिख सकते हो, कि यू एक्स वाई और वी एक्स वाई है, तो आप इसको यू आर कोमा थीटा प्लस आइटा वी आर कोमा थीटा लिख सकते हो। अब इसकी पोलर फॉर्म में जो कॉची रीमान इक्वेशन है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, याद करने का तरीका भी बता देता हूँ और याद भी कर लेना, कि यू आर इक्वल्स टू वन अपॉन आर वी थीटा। अब देखो यू आर के साथ भी वन अपॉन आर है, वी आर के साथ भी वन अपॉन आर है, तो इसको ऐसे याद कर लो। अब नेगेटिव पॉजिटिव को दिक्कत आएगी, तो यू आर इक्वल्स टू वन अपॉन आर वी थीटा, वी आर इक्वल्स टू माइनस का वन अपॉन आर यू थीटा। इसका मतलब यू आर यानी कि आप यू आर लिख दिया, अब अपोजिट लिखना है, वन अपॉन आर तो आएगा ही आएगा, दिक्कत आएगी प्लस माइनस की, तो यू आर यानी कि आप पॉजिटिव हो, गलती हमारी भैया, हम गलत हो सकते हैं, आप कभी गलत नहीं हो सकते, तो इसका मतलब यू आर इक्वल टू यू आर पॉजिटिव और वी थीटा आएगा। ठीक है, एक काम हो गया। अब जब यू आर लिख दिया तब क्या लिखोगे, वी आर लिखोगे, तो वी आर, इसका मतलब भैया हम गलत है, आप गलत नहीं हो, हम गलत है, हम गलत है, इसका मतलब नेगेटिव वन अपॉन आर, और आप क्या हो पॉजिटिव, तो यू थीटा आ गया। यानी कि जो यू लिखा तो अब यहाँ पे आपको वी लिखना है, अगर आपने यहाँ पे वी लिखा तो आपको यहाँ पे यू लिखना है, और दोनों में वन अपॉन आर आएगा ही आएगा। बात आती है नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो जब भी आप यू आर लिखो इसका मतलब आप यू आर, आपकी बात हो रही है, आपकी बात हो रही है, भैया आप तो पॉजिटिव हो, आप कभी गलत हो ही नहीं सकते, तो वी थीटा कर दो। और जब बात करते हैं वी आर की, तो वी आर भैया हम नेगेटिव, हमारे हमसे गलती हो सकती है, तो वी आर इक्वल टू माइनस का वन अपॉन आर, और बच गया क्या, यू थीटा। तो जो लिखो उसका अपोजिट, थीटा आर में कौन कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आर और थीटा दो वेरिएबल है। जैसे आप यू आर लिखोगे, आर बच गया क्या, थीटा बच गया, तो किसके साथ आएगा, वी थीटा के साथ आएगा। यू आर है तो आप पॉजिटिव हो गए, और अब क्या लिखोगे, वी आर लिखोगे, यू आर लिख दिया तो वी आर लिख दिया। अब हम तो नेगेटिव हो सकते हैं, बच गया कौन, यू बच गया, क्या आएगा, थीटा आएगा। तो ये इसकी क्या होगी, याद करने की ट्रिक होगी, किसकी, कॉची रीमान इक्वेशन की पोलर फॉर्म में। और इसका मतलब है डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू वन अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा, और डेल यू बाई डेल आर इक्वल टू माइनस का वन अपॉन आर डेल यू बाई डेल थीटा। ठीक है। अब देखो, अपन ने अभी देखा था कि जब आपको एफ जेड कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, तो आप इसको इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर सकते हो एफ डे जेड निकलने के लिए, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो आप इसकी तोड़ मरोड़ पोलर फॉर्म में भी कर सकते हो, या ऐसा बोलो कि पोलर फॉर्म में सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी, कि एफ जेड इक्वल टू यू आर थीटा प्लस आइटा वी आर थीटा है, वो डिफरेंशिएबल होगा। वही बात, यू आर वी आर यू थीटा वी थीटा कैसे होनी चाहिए, एग्जिस्ट करने चाहिए सब नेबरहुड ओवर जेड नोट, और ये सारे सारे कैसे होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए,
और कौशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब वही बात, अगर एफ जेड इक्वल टू यू आर थीटा प्लस आईटा वी आर थीटा है तो इसका एफ डेज जेड कैसे लिखोगे? इसका एफ डेज जेड आप डायरेक्ट याद कर लो, जब आप यू आर की फॉर्म में लिख रहे हो तो e की पावर माइनस आईटा थीटा यू आर प्लस आईटा वी आर। ठीक है, और अगर आपको थीटा की फॉर्म में लिखना है तो देखो ये तो सिंपल है, यू आर प्लस आईटा वी आर यू थीटा प्लस आईटा वी थीटा। बट जब आप बाहर थीटा वाले केस में आओगे तो माइनस का आईटा बाई आर और आ जाएगा और e की पावर आईटा थीटा भी साथ में आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी पोलर फॉर्म में नीचे बाई आर भी आता है। ठीक है, और जबकि इसमें आर नहीं है, एफ डेश इक्वल टू e की पावर माइनस आईटा थीटा यू आर प्लस, एक याद कर लो दूसरी से चेंज कर सकते हो, कोई चीज जो सिंपल लगे वो याद कर लो, दूसरी को अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, किसकी मदद से? कौशी रीमान इक्वेशन की सेटिस्फाई से। और ये क्या है? पोलर फॉर्म में कौशी रीमान इक्वेशन है। ठीक है, तो एफ डेश जेड इक्वल टू e की पावर माइनस आईटा थीटा यू आर प्लस आईटा वी आर। अब आप सोच रहे हो थीटा ही फॉर्म में लिखना है तो यू आर इक्वल टू 1 अपॉन आर वी थीटा पुट कर दो, यू थीटा इसका माइनस का 1 अपॉन आर पुट कर दो, और ये माइनस का बाहर इसलिए आ गया ताकि ये अंदर क्या बन जाए, यू थीटा प्लस आईटा थीटा और यू आर प्लस आईटा वी आर। तो ऑप्शन भी अगर याद करो तो ध्यान रखना, दोनों के दोनों क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे, बाहर माइनस का आईटा e की पावर आईटा थीटा सकते हैं, कई बार ये माइनस आईटा अंदर भी ले जाएगा, बट यहाँ रखना कि यू थीटा प्लस आईटा वी आर यू थीटा प्लस आईटा वी थीटा। ठीक है, तो ये याद होए तो ठीक है, वरना कोई इतना खास नहीं है, पर ये वाले देख लेना कि पोलर फॉर्म इसकी कैसे निकलते हैं। अब अपन ने जो भी चीजें पढ़ी थी इस पे बेस्ट दो एग्जांपल करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे एग्जांपल करेंगे और एनालिटिसिटी की बात करेंगे। अभी अपन देखा था कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार, अब ये क्वेश्चन आएगा कि एफ जेड इक्वल टू जेड बार कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एनालिटिसिटी क्या हो क्या नहीं होगा, ये सब आएगी बात। पर अभी अपन देख लेते हैं एनालिटिसिटी की बात करेंगे तो एनालिटिक फंक्शन होगा कि नहीं, उसके पहले अपन डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं। और अपन ये डिफरेंशिएबिलिटी वाली बात अगर आपको समझ आ गई ना तो एनालिटिसिटी वाली बात में आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी दिक्कत, वो भी समझा देता हूँ मैं कि दिक्कत क्यों नहीं आएगी। अब ये एफ जेड इक्वल टू जेड बार है, इसके दो तरीके करते हैं। चलो, एक तो आपने देखा कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार करोगे तो वैल्यू आएगी 1 नॉट इक्वल टू 0। भैया सी आर सेटिस्फाई नहीं हो रही, दिस इंप्लाइज एफ जेड इज नो वेयर डिफरेंशिएबल, नो वेयर डिफरेंशिएबल। ठीक है, आगे बात समझ में। अब अपन चलते हैं अपने मेथड पे। अपना मेथड क्या था कि एफ डेश जेड इक्वल टू होएगा लिमिट जेड डेल्टा जेड टेंस टू 0 एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस का एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड, ये होएगा। लगाओ फंडा। अब ये क्या बनेगा, एफ जेड क्या करता है, जेड बार है तो लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 जेड प्लस डेल्टा जेड का बार माइनस एफ जेड यानी कि जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, ये होएगा। अब वही बात जेड की जस्ट प्लस आईटा वाई पुट करेंगे तो विच इज इक्वल टू, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि लिमिट, अब जेड इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई है तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आईटा डेल्टा वाई है। डेल्टा जेड जीरो की ओर जाएगा जब ये डेल्टा एक्स भी जीरो की ओर जाएगा, डेल्टा वाई भी जीरो की ओर जाएगा, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई टेंस टू 0। जेड की जगह पुट कर दिया एक्स प्लस आईटा वाई प्लस डेल्टा एक्स प्लस आईटा डेल्टा वाई, और पूरे का क्या है, बार है, माइनस का एक्स प्लस आईटा वाई, इसका भी बार है, और नीचे अपने पास क्या बनेगा, डेल्टा एक्स प्लस आईटा डेल्टा वाई। ठीक है, इतनी टर्म में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो क्या होगा, ये देखो एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक साथ लिख लेता हूँ मैं, इसको अगली स्टेप में लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आईटा वाई प्लस डेल्टा वाई। अब यहाँ से क्या आएगा, माइनस का एक्स आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस का आईटा वाई आएगा तो प्लस का आईटा वाई बन जाएगा। ठीक है, या इसको और सिंप्लीफाई लिखे तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई टेंस टू 0, ये बन जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और अब ये देखो ऊपर बाहर तो ये भी माइनस का बनेगा, ये भी माइनस का बनेगा, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का आईटा इंटू वाई प्लस डेल्टा वाई, और साथ में आ जाएगा माइनस का एक्स माइनस का आईटा वाई, और अपने नीचे बन जाएगा डेल्टा एक्स प्लस आईटा डेल्टा वाई। ठीक है, अब देखो माइनस का एक्स है, ये प्लस एक्स कैंसिल, ये माइनस का आईटा वाई है, ये प्लस का आईटा वाई कैंसिल, तो ऊपर तो बनेगा विच इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 डेल्टा वाई टेंस टू 0, तो डेल्टा एक्स माइनस का आईटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आईटा डेल्टा वाई। अब देखो या ऐसे बोल सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल्टा एक्स माइनस आईटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आईटा डेल्टा वाई। वही 2D में हो, अब डेल्टा जेड 0 हो रहा है, अगर आप एक्स एक्स के डायरेक्शन से जा रहे हो
अगर आप वाई वाई की डायरेक्शन से जीरो की ओर आ रहे हो, इधर से आ रहे हो, इधर से आ रहे हो, अब मान लेता हूँ कि लेट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्स की डायरेक्शन में जाएंगे भैया, इस डायरेक्शन में तो डेल्टा वाई जीरो है, यानी कि डेल्टा वाई तो जीरो हो गया। जब डेल्टा वाई जीरो हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स माइनस आइटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई विच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, क्योंकि डेल्टा वाई तो जीरो बन जाएगा, तो डेल्टा एक्स और ये वाली वैल्यू भी जीरो, ये वाली वैल्यू भी जीरो, तो बनेगा क्या, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, वैल्यू क्या आ गई, वन। कब आई वन, जब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इस केस में डेल्टा वाई जीरो है, ठीक है। अब एक बार इस एग्जांपल को छोड़िए, अब अपन लेते हैं लेट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में डेल्टा एक्स जीरो हो जाता है, तो इस केस में लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा एक्स माइनस आइटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई, ये क्या बन जाएगा, अब इसमें डेल्टा एक्स तो जीरो, तो यानी कि लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो माइनस आइटा डेल्टा वाई अपॉन आइटा डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू माइनस का वन। तो ये क्या हो रहा है, इस पूरे की वैल्यू क्या आ रही है, वन और माइनस वन। तो कब आ रही है, जब अपन एक्स एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, माइनस वन कब आ रही है, जब अपन वाई एक्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जबकि अपन ने डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या पढ़ा था, दिस लिमिट शुड बी यूनिक एंड डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, और यहाँ पे क्या हो रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, एक्स एक्स के अनुदिश जा रहे हो तो अलग वैल्यू आ रही है, वाई एक्स के अनुदिश जा रहे हो अलग वैल्यू आ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि दिस लिमिटेड डज नॉट एग्जिस्ट, या ऐसे बोल सकते हैं कि डिपेंड ऑन पाथ, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि डिफरेंशिएबल होने के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए थी, एग्जिस्ट करने के लिए लिमिट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज नोवेयर डिफरेंशिएबल। तो इसलिए देखो, अपन ने इसका सबसे टिपिकल मेथड क्या था, एफ जेड इक्वल टू जेड बार दिया रखा था, डेल्टा जेड वाला मेथड लगाया और देखा, और मैंने आपको एक ऐसी कॉन्सेप्चुअल ट्रिक बता दी कि आप सिर्फ चेक कर लो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार, अगर ये जीरो आ जाता है तो ये देगा पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार करोगे और जो वैल्यू जीरो आएगी वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है, बाकी पॉइंट पे कहीं नहीं होगा। तो यहाँ से इसका मतलब वन आ गया तो कभी भी जीरो नहीं, इसका मतलब किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, और आपने चेक करके भी बता दिया, देखो डिफरेंशिएबल नहीं हो, इसका लॉजिक भी पता चल गया। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, वो है एफ जेड इक्वल्स टू मोड जेड स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जेड जेड बार, और अगर अपने वाले ट्रिक से करेंगे तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो, इसका मतलब जेड इक्वल टू जीरो। ये ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि ये है, तो यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू क्या आएगी, जेड आएगी, और कौन सी रीमान कब सेटिस्फाई होती है, जब डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो होता है, तो डेल एफ अपॉन डेल जेड बार की वैल्यू जेड आ रही है जीरो, कब होगी, जब आप जेड इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सी आर सेटिस्फाइड एट जेड इक्वल टू जीरो, और अपन ने पढ़ा था कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो गिव्स पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो जेड इक्वल टू जीरो पे क्या है, डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, बाकी कहीं पे भी नहीं होगा। तो आप इसको पूरे ताम झाम से सोल्व करो, या ऐसा बोल सकते हो कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार क्या होगा, जहाँ पे जीरो का वो पॉइंट क्या होगा, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। तो मैं बोल सकता हूँ कि एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट जेड इक्वल टू जीरो ओनली। तो सिर्फ एक पॉइंट है जेड इक्वल टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है, बाकी कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। बाकी कहीं पे क्यों नहीं है, क्योंकि बाकी किसी भी पॉइंट पे जेड इक्वल टू जीरो के अलावा क्या नहीं करता, सीआर को सेटिस्फाई नहीं करता। जब सीआर को सेटिस्फाई नहीं करता तो कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल कैसे हो सकता है, क्योंकि अपन ऐसे पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन एफ जेड है, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो सीआर को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से आपको पता चल रहा है कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो सिर्फ और सिर्फ जेड इक्वल टू जीरो पे ही आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जेड इक्वल टू जीरो पे ये फंक्शन क्या हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है, बाकी किसी भी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, इसको अपन वही डिटेल में प्रूफ देख लेंगे, अपन इस वाले मेथड से लगाएंगे। तो आप क्या बोल सकते हो, इसको दो चीजों से प्रूफ कर सकते हो कि आपके पास है एफ जेड इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर विच कैन बी रिटन एज जेड जेड बार, और यहाँ से आपने देखा कि डेल एफ अपॉन डेल जेड बार करने पे जीरो जेड इक्वल टू जीरो आता है, और इसका मतलब जेड इक्वल टू जीरो का फंक्शन डिफरेंशिएबल हो सकता है।
अब अपन अपने वाले मेथड से करें, और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, ये क्या है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर टाइप का ही है, 3x² प्लस वाई स्क्वायर है। तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, पोलिनोमियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं कि ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल की बात करते हैं, तो वही करेंगे, एफ डेज जेड इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस का एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। तो बनेगा जेड प्लस डेल्टा जेड का मोड स्क्वायर माइनस मोड जेड स्क्वायर अपॉन डेल्टा जेड। इसको अपने से ले सकते हैं जेड प्लस डेल्टा जेड इंटू जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार, ये ऐसे बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकते हैं, माइनस जेड जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। अब देखो ये जेड जेड बार से मल्टीप्लाई होगा, कैंसिल हो जाएगा, ये डेल्टा जेड इंटू जेड बार आएगा, जेड इंटू डेल्टा जेड बार आएगा, डेल्टा जेड बार आएगा, ये ऐसे बोल सकते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार इंटू, अगले पेज पे लिख देते हैं यार, इट इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार इंटू डेल्टा जेड प्लस जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, विच इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जेड बार प्लस डेल्टा जेड बार प्लस जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ये वाला फंडा बच गया। जब डेल्टा जेड जीरो की ओर जाएगा तो आपको पता है ये वाली टर्म जीरो की ओर चला जाएगी। जब डेल्टा जेड जीरो की ओर जा रहा है इसका मतलब क्या है, डेल्टा एक्स भी जीरो की ओर जा रहा है, डेल्टा वाई भी जीरो की ओर जा रहा है, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा एक्स माइनस आइटा डेल्टा वाई भी जीरो की ओर जाएगा, यानी वी कैन से दैट डेल्टा जेड बार भी जीरो की ओर जाएगा। तो ये वाली वैल्यू तो जीरो बन जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा, विच इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो जेड बार प्लस जेड इंटू डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड। ठीक है, अब आप देखो ये वाली लिमिट तो पड़ी जाने दो, ये निकालनी है। आप एक चीज सोच के देखो कि लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड, इसकी वैल्यू 1 आ सकती है और -1। 1 कब आएगी, जब आप एक्स अक्ष के अनुदिश जाओगे तो डेल्टा वाई जीरो बन जाएगा, ऊपर तो बनेगा डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा, ये तो अपना कुछ ये वाली चीज है, ये कुछ इस टाइप की नहीं जो अपने पीछे करी थी, ये यही तो है। डेल्टा जेड बार क्या होता है, डेल्टा एक्स प्लस माइनस आइटा डेल्टा वाई, और डेल्टा जेड क्या होता है, ये ऊपर तो डेल्टा जेड बार अपॉन डेल्टा जेड ही तो है, यही तो है। डेल्टा जेड क्या होता है, डेल्टा एक्स माइनस आइटा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आइटा डेल्टा वाई। तो इसकी वैल्यू या तो 1 आ सकती है या -1 आ सकती है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 आ सकती है -1 आ सकती है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू अपनी क्या आ जाएगी, जेड बार प्लस जेड जब डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एज एक्स एक्स के अनुदिश, और जेड बार माइनस का जेड एज डेल्टा जेड टेंस टू जीरो वाई एक्स के अनुदिश। इसका मतलब इसकी लिमिट यूनिक नहीं आ रही, एक बार तो जेड बार प्लस जेड आ रही है, एक बार जेड बार माइनस का जेड आ रही है। तो जब लिमिट यूनिक नहीं आ रही तो उसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट ये यूनिक भी बन सकती है। यूनिक कब बन सकती है, तो जेड इक्वल टू जीरो ले लोगे, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूँ लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो और एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड विच इज इक्वल टू जेड बार प्लस जेड और जेड बार माइनस का जेड। क्या बोल सकता हूँ कि मैं डिपेंड ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड कर रही है। बट अपन ऐसा भी बोल सकते हैं कि इफ जेड इक्वल टू जीरो, और ये क्या होता है, एफ डे जेड होता है, देन वी गेट एफ डेज जीरो इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये कि इसकी वैल्यू ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि एफ डेज जेड की वैल्यू एक बार तो मेरे पास आ रही है जेड बार प्लस जेड, और एक बार आ रही है मेरे पास एफ डेज जेड की वैल्यू जेड बार माइनस का जेड, जो कि तो यूनिक नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, दो वैल्यू आ रही है। बट ये यूनिक बन जाता है जब जेड इक्वल टू जीरो। इसका मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज एफ जेड इज nowhere differentiable, nowhere differentiable except z equal to जीरो। z इक्वल टू जीरो को छोड़ के ये कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि z इक्वल टू जीरो पुट करते हो तो आपके पास f डे जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है, जो कि यूनिक है। और यहाँ पे भी आप देखते हो तो जीरो प्लस जीरो जीरो माइनस का जीरो वैल्यू जीरो आ रही है। तो अब अपन ने दो तरीके से प्रूफ कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ z इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहाँ से आपको ये बात पता चल गई
ये जो फंक्शन है z इक्वल टू जेड mod z स्क्वायर है जेड बार इज डिफरेंशिएबल एट z इक्वल टू 0 ओनली, इसके अलावा कहीं पे भी नहीं है। क्योंकि इसके अलावा कहीं पे क्यों नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, एक बात। दूसरी बात ऐसे बोल सकते हो कि इस लिमिट की वैल्यू z इक्वल टू 0 के अलावा कहीं पे भी क्या नहीं आ रही है, यूनिक नहीं आ रही है। इस लिमिट की वैल्यू z इक्वल टू 0 के अलावा कहीं पे भी यूनिक नहीं आ रही है, कहीं पे भी यूनिक नहीं आ रही तो डेफिनेशन ही फेल होगी, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसलिए z इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो आज की क्लास में अपन ने ये देखा कि थोड़ा सा बेसिक पॉइंट सेट टोपोलॉजी देखी कि टर्मिनोलॉजी क्या है। वो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि आगे अपन क्लासेस में जाके भी डोमेन कनेक्टेड ओपन सेट इन सब की बात आएगी तो आपको ऑकवर्ड नहीं लगे, क्योंकि बाकी अपना जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है एनालिटिसिटी से। बट ये सब बातों को बताने के लिए पीछे की चीजें थोड़ी देखनी थी। बट एनालिटिसिटी, सीआर इक्वेशन और ये सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म में एफ जेड कैसे निकाला, यू और वी वाई कैसे दिखते हैं, ये सब बात आपको पता होनी चाहिए, ताकि आगे के जो क्वेश्चन आएंगे, जो लास्ट के जो एग्जाम्पल है ना जेड बार और मोड जेड स्क्वायर, इसी से ही अपन एनालिटिसिटी को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये एनालिटिसिटी को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एनालिटिसिटी, सीआर इक्वेशन और डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछ सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। कैसा लगा है इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसके की पॉइंट्स तो देखे जाए तो सीआर इक्वेशन और एक दो बातें, लगभग 4 या 5 लाइन के की पॉइंट्स थे और लास्ट वाले 2 एग्जांपल थे जो आपको समझने थे, बस। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी सारे टॉपिक भी अपन इसी वे में कवर करेंगे ताकि आपकी चीजें कवर हो जाए। और इसके रिगार्डिंग असाइनमेंट है वो आज इस क्लास के बाद आपका एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू।